हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या क्यूरियस एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत करती हूँ और आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस एंड क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये चैप्टर लाइक हमें ऐसा लग रहा है कि 11th क्लास का है, बट मैं इसको इस तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी कि क्लास 7 से या उसके बाद भी अगर लाइक क्लास 7 से लेके 11 तक किसी भी बच्चे को पढ़ना हो या फिर कोई भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहता हो कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये वीडियो इनफ रहेगा। ठीक है, हम बहुत बेसिक से बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेट करते हुए। आई होप यू गाइज आर रेडी। ओके, तो फ्रेंड्स देखो, कॉन्स्टिट्यूशन या फिर हम इस चैप्टर को इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम हिंदी में संविधान भी बोलते हैं। एंड ये एक बहुत बेसिक सी चीज़ है, लाइक अगर हम इंडिया में रह रहे हैं, इंडियन सिटीजन हैं या फिर किसी भी देश में रहते हैं, वहाँ के सिटीजन हैं, तो हमें वहाँ के संविधान को, बेसिक चीज़ों को समझना चाहिए एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी। ठीक है, एंड इसलिए भी कि हमें अपने राइट्स के बारे में, अपनी बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे हम अपने आप को जानते हैं ना, अपनी फैमिली को जानते हैं, ऐसे ही अपने देश को जानना भी ज़रूरी है। राइट, किस तरीके से ये देश बना है, यहाँ पर हमारी क्या इम्पोर्टेंस है, हम किन आइडियाज़ के ऊपर चलते हैं। राइट, तो पहला क्वेश्चन हमारे मन में आता है, भई हम बार-बार, मैं एक शब्द बोले जा रही हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? ये संविधान होता क्या है? यहाँ पर देखिए इतनी अच्छे से यहाँ पर एक हमारे संविधान की प्रिएम्बल लिखा हुआ है। राइट, एंड इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है, इन चीज़ों को हमें समझना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझेंगे व्हाई एंड हाउ, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है और कैसे आया। ठीक है, तो पहली चीज देखिए, हम हमेशा बोलते हैं दिस कंट्री इज अ नेशन ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ अ मैन। यानी कि हमारे देश में या फिर किसी भी देश की बात करें, तो यहाँ पर संविधान चलता है, यहाँ पर लॉ चलता है, यहाँ पर कानून चलता है, ना कि किसी एक इंसान का अपनी मनमर्जी चलती है। ठीक है, कोई भी हो, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री हो या किसी और तरीके की पॉलिटिकली फ्री फ्री कंट्री हो, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ें आपको सुनने को ज़रूर मिलेगी कि रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। और ये चीज़ें तो देखिए आज के नए ज़माने की चीज़ें हैं। बट अगर हम पुराने ज़माने में भी देखें, तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हमें उस समय पर भी देखने को मिली, है ना? जैसे अगर हम अपने धार्मिक तरीकों को समझें, तो हम वेद पढ़ते हैं, तो वेद में क्या लिखा है? वेद में यही सब चीज़ें तो लिखी हैं कि किस तरीके को, किस काम को किस तरीके से लेके चलना है ना? गीता में भी यही लिखा है कि किस इंसान को किस तरीके से अपना जीवन यापन करना चाहिए, कब उसको पढ़ना है, कब उसको शादी करनी है, कब उसको अपने बच्चों की शादी करनी है और कब खुद से वनवास कर लेना है ना? तो ये एक लॉ ही तो है, ये बेसिक रूल्स हैं, राइट? इसी तरीके की चीज़ आपको दूसरे धर्म में भी देखने को मिलेंगी एंड एंशिएंट हिस्ट्री में भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो क्या कहते हैं, क्यों है कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि आपको अपनी कंट्री को चलाने के लिए कौन से बेसिक रूल्स, कौन से बेसिक लॉज की ज़रूरत है। बेसिक, बहुत बेसिक। बेसिक मतलब बिल्कुल हमें एकदम फंडामेंटल चीज़ें, कि ये चीज़ तो करनी ही है ना? जैसे कि जब एक जब एक बहुत छोटे से बच्चे थे एंड आपके पेरेंट्स को पता था, इतना तो पता ही था कि आपको उन्हें आने वाले 3 से 4 साल में स्कूल भेज देना है ना? ये बेसिक रूल है, राइट? एंड आपको फिर पढ़कर आगे कुछ बनना है, क्या बनना है वो बात की बात है, बट आपको कुछ किसी काम के लायक बनना है राइट? जैसे कि हम ये भी कह सकते हैं कि आपके घर में कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो आपके घर में कुछ बेसिक चीज़ें होंगी जो कि इधर से उधर होती होंगी, तो घर में थोड़ा-सा अस्त-व्यस्त सा माहौल हो जाता होगा, तो वो चीज़ें ना हो। इसके लिए कुछ बेसिक सेट्स आपके पेरेंट्स ने आप लोगों के लिए बना रखे होंगे या फिर आपने अपनी लाइफ में भी कुछ बेसिक रूल्स रेगुलेशन बना रखे होंगे। उसी को जब रिटन फॉर्म में या फिर कुछ फिक्स्ड फॉर्म में किसी देश में चलाया जाता है, तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है? अब कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है?
व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस क्या है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या है। तो पहला काम जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ये है कि मिनिमल कोऑर्डिनेशन को बना के रखना। देखिए एक देश में कोई एक इंसान नहीं रहता या फिर कोई एक ही टाइप के लोग नहीं रहते, हम इंसान हैं और हर इंसान दूसरे से अलग होता है। एक परिवार में भी अगर 4 लोग हैं तो वो चारों लोगों की पर्सनैलिटी में कुछ ना कुछ चेंजेस आएँगे, जिसकी वजह से उनके बीच में मतभेद हो सकते हैं, कुछ लड़ाई झगड़े या कुछ बहस हो सकती है, जो कि एक बहुत नॉर्मल सी बात है, राइट? तो अब वो मतभेद ना हो, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, तो उसके लिए घर में भी कुछ बेसिक रूल रेगुलेशन होते हैं। आप 2 या 3 भाई-बहन हैं, तो आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ-कुछ ड्यूटीज़ दे रखी होंगी, इसको ऐसे करना है, दूसरे को वैसे करना है, तीसरे को ऐसे करना है, राइट? जैसे कि आप स्कूल जाते हैं, है ना? तो आपके स्कूल में आपके टीचर्स डिसाइडेड है, हिंदी एक टीचर पढ़ा रही हैं, इंग्लिश कोई और पढ़ा रहे हैं, सोशल स्टडीज़ कोई और पढ़ा रहा है, साइंस कोई और पढ़ा रहा है एंड मैथ्स कोई और पढ़ा रहा है एंड कई बार इनमें भी सब डिविजन्स होती हैं। क्यों होती है? ताकि एक बेसिक हार्मनी, एक बेसिक तालमेल बना रहे। अदरवाइज़ अगर हम हिंदी के टीचर से मैथ्स की चीज़ें पूछेंगे या फिर मैथ्स का सिलेबस क्यों खत्म नहीं हुआ ये इंग्लिश के टीचर से पूछेंगे, क्या इसका कोई लॉजिक होगा? नहीं होगा ना। इसीलिए एक कोऑर्डिनेशन बना दिया जाता है, एक टाइम टेबल बना दिया जाता है कि इतने बजे आपको पढ़ाना है, इतने बजे किसी दूसरे टीचर को पढ़ाना है एंड इतने बजे किसी तीसरे टीचर को पढ़ाना है। इस तरीके से एक बेसिक कोऑर्डिनेशन बनाया जा सके। ठीक है? आई होप गाइज़ आपको ये वाली चीज़ें समझ में आ रही हैं, मैं आपको जो भी कहना चाह रही हूँ, जो बताना चाह रही हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक पहला फंक्शन था मिनिमम कोऑर्डिनेशन बना के रखना। दूसरा फंक्शन ये है कि एक गवर्नमेंट है, राइट? तो उनके बीच में आपके ड्यूटीज़ को डिसाइड कर दिया जाए। टू स्पेसिफाई हू हैज़ द पावर टू मेक द डिसीजन। ठीक है? अब हम बात कर रहे हैं सरकार चलानी है। सरकार का काम है कि सभी को अच्छी सेहत मिले, है ना? सभी को अच्छी सुविधाएँ मिले, सड़क अच्छी हों, गाड़ियाँ अच्छी हों, लोग इधर से उधर जा सकें, अपने बिज़नेस को कर सकें, छोटे बच्चों को स्कूल भेजा जा सके, उनको बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन मिल सके, जो बीमार हैं उन्हें अच्छी सेहत मिल सके, इसके लिए अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल बने, लेकिन करेगा कौन? ठीक है? एक इंग्लिश में कहावत है, एवरीवन्स ड्यूटी इज़ नो वन्स ड्यूटी। ठीक है? अगर आपको बोल दिया जाए कि कर लो, तो फिर कोई भी नहीं करेगा, है ना? कि हम तो यही सोचते रहेंगे कि वो कर लेगा या कोई और कर लेगा। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो, ऐसा केओस क्रिएट ना हो, इसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई किया गया है कि गवर्नमेंट में किसकी क्या ड्यूटी है। ठीक है? गवर्नमेंट मिलती है, बनती है 3 पार्ट्स को मिलाकर, ठीक है? एंड यहाँ पर एक चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, मैंने तीनों को यहाँ पर बराबर लाइन में लिखा है ना? एग्ज़ीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। ठीक है? लेजिस्लेचर का काम है लेजिस्लेचर का काम है कानून या फिर कुछ फंक्शंस को या फिर कोई बिल को पास करना है कि इस देश को किस तरीके से चलाना है। ये चीज़ों को पार्लियामेंट में क्लियर करना कि हाँ, हमें ये काम ऐसे करना है या कोई नया टैक्स ऐड करना है या कोई टैक्स हटाना है। ये सब चीज़ें लेजिस्लेचर ये सब काम लेजिस्लेचर का है। ठीक है? सेकंड पार्ट आता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूट करना। ठीक है? यानी कि जो काम या फिर जो रूल्स लेजिस्लेचर ने बना दिए हैं, उसको एग्जीक्यूट करवाना, उनको प्रैक्टिकल फॉर्म में आम जनता तक पहुंचाना। अब मानिए कि सरकार ने अभी कोविड के टाइम पे एक स्कीम थी कि सभी को राशन मिले, कोई भी भूखा ना रहे। लेकिन राशन कैसे पहुंचेगा? क्या नेता लोग पहुंचेंगे उस खाने को लेकर? नहीं। वो अपने एग्जीक्यूटिव्स को, जैसे कि आईएएस ऑफिसर्स हो गए, बड़े-बड़े ऑफिसर हो गए सरकारी, उनके थ्रू इन स्कीम्स को आम जनता तक पहुँचाएँगे, एग्ज़ीक्यूट करेंगे, ठीक है? अब ये तो हो गए 2 मेन काम, एक का काम है कि रूल बनाना, दूसरे काम उस रूल को पूरा कराना। लेकिन इनमें से अगर कभी कोई सही से काम नहीं कर रहा है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम नहीं कर रहा है, अगर वो असंवैधानिक तरीके से काम कर रहा है, तब क्या हो? इनसे कौन सवाल करेगा? इनसे सवाल करेंगे जुडिशरी, ठीक है? जुडिशरी। जुडिशरी क्या करेगी? जुडिशरी देखेगी कि भई आपने काम ठीक से किया या नहीं किया।
यहाँ पर कभी कोई कमी तो नहीं रह गई। आपने जो नया रूल बनाया है, क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है भी या नहीं? या बस ऐसे ही बना दिया या फिर किसी एक खास तबके को खुश करने के लिए बना दिया? ये सब चीज़ें ना हो, ठीक है? हमारे देश में, भारत देश में जुडिशरी के अंडर सब कुछ है, सब कुछ, ठीक है? जुडिशरी किसी भी चीज़ के लिए सवाल पूछ भी सकती है और अगर जुडिशरी के आगे कुछ हम रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर काम करती भी है, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट, टू सेट द लिमिट। अब भाई हमने इससे पहले वाली स्लाइड में बोला पावर डिसाइड कर देना, ठीक है? मैंने पावर डिसाइड कर दी लेजिस्लेचर की कि आप जो है कानून बनाओगे। अब कल को कोई एक ऐसा कानून आ जाता है जिससे किसी को तकलीफ हो सकती है, ठीक है? जैसे कि कल को देखिए, मैं जस्ट इस एज एन एग्जांपल समझिए, कल को सरकार एक कानून बनाती है कि देखिए जो लोग 70 से ऊपर के हैं, 70 की उम्र के ऊपर के हैं, वो देश में देखिए कोई काम वाम तो कर नहीं रहे हैं, तो हम इनके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। कुछ इस तरीके का रूल आता है, ठीक है? क्योंकि वो देश की प्रोडक्टिविटी में हेल्प नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम उनकी कोई हेल्प नहीं करेंगे, कुछ भी सीनियर सिटीजन के लिए नहीं होगा। तो क्या ये कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन लग रहा है हमें? हाँ, ये एथिकल है? अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात एक बार को छोड़ दी जाए तो हम क्या इसे एथिकल मानेंगे, मॉरल मानेंगे कि हमारे देश के बुजुर्ग क्योंकि पैसा नहीं कमा रहे हैं इसलिए हम उनके लिए कोई सेवा ना करें? भाई ये कैसी बात हो गई? ये तो बहुत गलत बात हो गई, राइट? तो इस तरीके की सिचुएशंस ना हो, इसी के लिए यानी कि जो पावर है, पावर को कंट्रोल करने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है कि आपके पास एक लिमिटेड पावर है। आप थैनोस नहीं बन गए हो कि एक चुटकी बजाओगे और दुनिया को खत्म कर दोगे, क्योंकि दुनिया खत्म होने वाली है, राइट? ये आपकी पावर्स को लिमिट भी करता है, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन की पावर जो है वो ये है कि वो पार्लियामेंट को या फिर लेजिस्लेचर को बताता है आपके पास इतनी ही पावर है, एग्जीक्यूटिव को बताता है आपके पास इतनी ही पावर है, आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते, एंड जुडिशरी को भी उसकी पावर्स बताता है कि अगर कभी कोई गलत करता है तो आपके पास पावर है कि आप सजा दे सको, ठीक है? इसके बाद चौथा फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का है कि जो भी हमारे फोर फादर्स ने इमेजिन किया था कि आने वाले समय में जब भारत देश आजाद देश होगा तो किस तरीके का डेवलप्ड देश बने। आप यहाँ पे देख रहे हो ना किस तरीके से रजनीकांत जी आगे बढ़ रहे हैं, पीछे डेवलपमेंट हो रही है। यानी कि टाइम आगे बढ़ रहा है और उस टाइम के साथ-साथ सही समय पर सही डेवलपमेंट होती जाए। सोसाइटी को सही तरीके से जो सोसाइटी की एस्पिरेशंस हैं, इसके ऊपर काम हो। एस्पिरेशंस आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है? यानी हम आम जनता के सपने, हमारे पूर्वजों के सपने, ठीक है? जैसे कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, उस टाइम पे कहा गया था कि आने वाले 10 साल के अंदर-अंदर ही एजुकेशन कंपल्सरी कर दी जाए, फ्री एजुकेशन कंपल्सरी कर दी जाए। आने वाले 10 साल में इसे लिखा था क्योंकि उस समय तो सरकार के पास इतना पैसा था नहीं। भारत जब आज़ाद हुआ था तब काफ़ी गरीब देश था। बट उम्मीद की गई थी कि आने वाले 10 साल के अंदर ही ये हो जाएगा। होने में तो इसे टाइम लगा बट फाइनली फंडामेंटल राइट हमारा ये इंक्लूड करता है कि राइट टू एजुकेशन। ठीक है? यानी ये हमारे समाज का, हमारे पूर्वजों का और एक आम जनता का सपना हमेशा से रहा है कि एजुकेशन सबको मिले, साक्षरता सबके पास हो, बेसिक नॉलेज सबके पास हो, एजुकेटेड सिटीज़न हो। क्योंकि जितना एजुकेटेड सिटीज़न होता है किसी देश का, देश के बढ़ने के उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। जब हर इंसान सही और गलत समझेगा तो फिर ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी, देश के लिए चीज़ों को समझाना कितना आसान हो जाएगा। सभी लोग अगर जानेंगे कि चलते-फिरते सड़क पर कूड़ा नहीं फेंकना तो सड़कें तो साफ रहेंगी ना। लेकिन ये कैसे आएगा? ये एजुकेशन से आएगा, राइट? है ना? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है फंडामेंटल आइडेंटिटी, ठीक है? अब देखिए फंडा आइडेंटिटी तो आप समझते हैं ना, आइडेंटिटी का मतलब है पहचान। किसी भी देश का कानून, किसी भी देश का संविधान बहुत हद तक बता देता है कि देश की प्रायोरिटी क्या है, ठीक है? हम यहाँ पर थोड़ा सा रीड भी कर लेते हैं। देखिए, बाय अग्रीइंग द बेसिक सेट्स ऑफ नॉर्म अबाउट हाउ वन शुड बी गवर्नड एंड शुड बी गवर्नड, ठीक है? जैसे कि किस तरीके से बेसिक सेट्स को आप अपने आप को जो है गवर्न करने दे रहे हो सरकार को, इससे ये भी पता चलता है ना आप कैसे इंसान हो। जैसा हमारा कानून कहता है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, यानी कि
हम एक गणतंत्र हैं, हमारे देश में जनता का राज चलता है, ठीक है? यानी कि कोई भी बाहरी ताकत आके हम पे राज नहीं कर सकती, यहाँ पर राज करने वाली आम जनता है, राइट? सेकंड है बेसिक पॉलिटिकल आइडेंटिटी पता चलती है कि हम रिपब्लिक हैं, हम सोवरेन हैं, हमारे यहाँ पर इक्वालिटी चलती है ना? हमारे देश में किसी भी तरीके के भेदभाव को स्वीकार नहीं किया जाता है। ये सब बेसिक चीजें समझ। नेक्स्ट टॉपिक आता है अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अथॉरिटी देखिए बहुत सारी चीजों को समझने के लिए ना कई बार सिर्फ उनके शब्दों को समझे तो भी समझ आएगा। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अथॉरिटी कहाँ से मिली है कॉन्स्टिट्यूशन की, है ना? अब एक किताब हम बात कर रहे थे कि एक किताब लिखी गई है जिसमें कि बेसिक सेट्स ऑफ रूल लिखे हैं और हम सबको वो मानने हैं। क्यों मानने हैं भाई? ऐसा क्या लिखा है उसमें, है ना? मन में आएगा तो सही ना। और भाई 70 साल पहले लिख दिया गया था, ऐसा क्या लिख दिया कि हम अभी तक मान रहे हैं? जो लोग उस समय थे वो आज तो नहीं है ना। हमारे मन में ये सवाल भी आएंगे तो हम आज क्यों मान रहे हैं, राइट? तो इसके भी ना कुछ रीजंस है कि आज भी क्यों मान रहे हैं, ठीक है? देखिए अब इसका पहला रीजन आप समझिए कि इसको डिक्लेयर किस तरह किया गया, इसकी पब्लिसिटी किस तरह हुई है, प्रोमलगेशन क्या है, मोड ऑफ प्रोमलगेशन क्या है, किसने इसको इतनी अथॉरिटी दे दी। तो देखिए although formally created by constitutional assembly but drew by the people who enjoyed immense public credibility। immense public credibility यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। immense बहुत ज्यादा, क्या? पब्लिक क्रेडिबिलिटी, यानी कि ये उन लोगों ने क्रिएट किया है जिन लोगों की बहुत ज्यादा इज्जत थी। किसमें? हम जैसी आम जनता में। हमारे जो ग्रैंडफादर्स उस समय पे रहे होंगे, ग्रैंड मदर्स होंगी, तो उस समय पे लोग जो हमारी फैमिली के जो बड़े लोग उस समय पर थे, उन लोगों के बीच में इनफैक्ट आज के टाइम पर भी हम कहें तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बहुत इज्जत है ना? वो पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, इनफैक्ट उस समय जो फ्रीडम फाइटर्स थे प्लस जिन लोगों ने मिलजुल कर, सबने मिलकर जो देश को आज़ाद कराया, वो लोग बहुत पढ़े लिखे थे। वो ऐसे कोई राह चलते लोग नहीं थे। उन्होंने देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने की करी है और कईयों ने कोशिश करी कि अगर इसकी भी ज़रूरत पड़े तो हम इसके लिए रेडी हैं। कुछ लोग इस तरह से लड़ रहे थे, कुछ लोग पढ़ाई के तरीके से लड़ रहे थे एंड इन सब में मिलकर जब देश को आज़ाद कराया तो आम जनता जो कि उनके साथ मिलकर उनका साथ दे रही थी, वो उन पर ये विश्वास भी करती थी कि ये लोग जानते हैं हमारी आम दिक्कतें क्या हैं, हम किस तरीके का देश चाहते हैं, हम किसी के ऊपर बंधे रहना नहीं चाहते हैं, ठीक है? तो उन लोगों ने जो उन्हें इज़्ज़त दी है, उस इज़्ज़त से इसकी पब्लिसिटी हुई है। मतलब ऐसा नहीं करना पड़ा कि किसी को अचानक से कोई पावरफुल इंसान आके अचानक बोले कि आप सब लोग मेरे अंडर हो। नो, इस तरीके का ना तो कानून था और ना ही बोला गया। जब भी हुआ सबने मिल-जुल कर आम लोगों के बारे में सोचते हुए इस कानून को बनाया, ठीक है? इट कैरिड इनॉर्मस पब्लिक अथॉरिटी। देखो सबसे ज़्यादा पब्लिक अथॉरिटी है, जो लोग हैं जिनके ऊपर ये कॉन्स्टिट्यूशन चलने वाला है, उनकी खुद की पब्लिक अथॉरिटी रही है बिकॉज़ ऑफ द पॉपुलर लीडर्स। वो लीडर्स जिन्होंने बनाया है उन वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, आम जनता के साथ वो जुड़े हुए थे। हू हैड द कैपेसिटी टू नेगोशिएट एंड कमांड द रिस्पेक्ट ऑफ अ वाइड क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी। यानी कि वो इस तरह से इतने ज़्यादा पॉपुलर थे और उनके पास ये कैपेसिटी थी कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोगों में, डिफरेंट सोसाइटीज के बीच में एक कमांड कर सके, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करा सके। अदरवाइज ये पॉसिबल होता ही नहीं। आप सोचिए क्लास में आपके जब क्लास टीचर सामने होते हैं, है ना? तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बच्चे बैठे होने के बावजूद भी क्लास के बच्चे उस टाइम पे एकदम चुपचाप अपनी टीचर की बात को सुनते हैं, राइट? कौन अथॉरिटी दे रहा है उस टीचर को सुनने की? हम अथॉरिटी देते हैं, ठीक है? कुछ आपने कभी ना कभी ये चीज़ नोटिस की होगी कि क्लास कि स्कूल में कोई एक टीचर ऐसे आते हैं जिनकी बात हर कोई सुनता है, ठीक है? क्लास का अच्छा बच्चा भी और क्लास का बैक बेंचर भी। वो बच्चा भी जो हर जगह पे हर हमेशा चुलबुला रहता है, वो बच्चा भी किसी एक टीचर की बात ज़रूर सुनता है। क्यों सुनता है? आउट ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है? कि हमें लगता है ये जो टीचर हमारे सामने बैठे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ों को जानते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, ये हमें जज नहीं करते हैं। राइट? इसी तरीके से जिन लीडर्स ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था उनकी कुछ इसी तरह की रिस्पेक्ट थी और आज भी है
कि इन्होंने जो कहा है वो सब सही है। बट क्या ये सिर्फ इतना काफी होता है क्या? आई थिंक इतना काफी नहीं होता। इसी के साथ साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया या फिर जो भी सेट्स ऑफ रूल बन रहे हैं उसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, राइट? हमें कहीं इग्नोर तो नहीं कर दिया, किसी एक खास सोसाइटी को तो इग्नोर नहीं कर दिया, किसी एक खास धर्म को तो इग्नोर नहीं कर दिया, या किसी एक खास जेंडर को तो इग्नोर नहीं कर दिया। और यहाँ पर आप देखोगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें की आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। तो देखिए, इन्होंने डिफरेंट लेवल ऑफ सोसाइटी जो है ना उनके लिए बहुत काम किया था, ठीक है? तो वो डिफरेंट लेवल के लोग ये जानते थे कि इन्होंने हमें इंक्लूड किया है, किसी को भी छोड़ नहीं दिया है। यहाँ इन्होंने कुछ इस तरीके से इन्होंने और इनकी टीम ने मिलकर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो कुछ इस तरीके से बनाया गया कि ना तो सोशल स्ट्रक्चर, जैसे कि उस टाइम पे बहुत ज्यादा होता था ना, कास्ट सिस्टम था, किसी एक स्पेसिफिक कास्ट को ज़्यादा कुछ ना मिल जाए, या फिर किसी एक कास्ट को पूरी तरह से भूल ना जाए या उन्हें छोड़ ना दिया जाए, इस तरीके की चीज़ें ना हो, इन सब चीज़ों का बहुत ख़्याल रखा गया था। आप देखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक इंसान जो कि चाय बेचता है वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ये कितनी बड़ी बात है। अगर इन्होंने कुछ, ये खुद अपनी आप में एक सिंबल ऑफ नॉलेज है, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, चाहते तो ये भी लिख सकते थे ना कि बहुत ही बड़ा इंसान जो बहुत ही पढ़ा लिखा हो सिर्फ वही कुछ बन सके। पर इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पास कैपेसिटी तो बहुत है, बट शायद अवसर ना मिले हो, वो उतना स्कूल ना जा पाए, उतना कॉलेज ना जा पाए। इसका मतलब ये तो नहीं कि उनकी कैपेसिटी खत्म हो गई, राइट? यानी कैपेसिटी अगर है तो आप कितना भी आगे बढ़ सकते हैं। इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, राइट? आप समझ रहे हैं, इसीलिए भी इस कॉन्स्टिट्यूशन की इतनी ज्यादा वैल्यू है। और इसी को कहते हैं सब्सटेंटिव प्रोविजन, समथिंग फॉर एवरीवन। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जरूरी है कि हर किसी के लिए कुछ ना कुछ हो। The more a constitution preserve the freedom and equality of all its member, more likely to succeed। यानी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन कुछ इस तरीके से बनाया जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की फ्रीडम और इक्वालिटी उन्हें मिले, तो ज्यादा चांस है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल रहे, ठीक है? जैसे कि एग्जांपल इंडिया, यहाँ पर हर किसी के लिए इक्वालिटी, फ्रीडम है हमारे पास, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन हमारे पास है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारे पास है, कल्चर एंड एजुकेशन है हमारे पास, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। और ये सभी के लिए हैं, ये सिर्फ मेरे या आपके लिए, किसी खास इंसान के लिए नहीं, सभी के लिए है। और इसी के अगेंस्ट पर ये कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत पावर देता है, हम सब मिलकर पावर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। बट यहीं पर अगर कुछ इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया होता उस समय पर कि सिर्फ ये एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए ही बनेगा देश, बाकी के रिलीजन भाड़ में जाओ, तो क्या ये देश चल पाता? नहीं चल पाता, ठीक है? एंड इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है, नेपाल, जिसका कि आपके एनसीईआरटी में जिक्र भी किया गया है कि वहां पर कई बार मल्टी टाइम्स वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। क्यों बार बार बनाना पड़ रहा है भाई? मतलब कि जब भी आप एक बार बना रहे हो तो आप शायद किसी और को भूल रहे हो, और जब आप किसी को भूल जाओगे तो वो कभी ना कभी तो आवाज उठाएगा ही उठाएगा। इन जनरली हम जब अपने घर में भी देखते हैं, पापा मम्मी ने अगर कोई चीज लेकर आए हैं तो हम सब भाई बहन को बराबर चाहिए ना, ठीक है? हमारा बस चले तो हम लोग तो एक तराजू में नाप के ले कि सबको बराबर मिला है कि नहीं मिला, राइट? बट अगर पेरेंट्स किसी एक को दे, दूसरे को ना दे, तो जिसको नहीं मिला है वो आज नहीं कल तो आवाज उठाएगा ना। उसको फील होगा ना कि शायद मुझे प्यार ही नहीं करते, मेरी फैमिली में कोई वैल्यू ही नहीं है, और अगर मेरी वैल्यू नहीं है तो मेरे को इस देश से निकलने दो। और इस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट ना हो, इसी के लिए ज़रूरी है सभी को इक्वली इंक्लूड किया जाए, सभी को फ्रीडम मिले, सभी को इक्वालिटी मिले, ठीक है? तो देखिए, अब ये चीज़ ना मैं आपको समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशन। बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशन मतलब क्या? जो हमारी गवर्नमेंट बनाई गई है, उसको किस तरीके से बैलेंस किया जा रहा है ना? मैंने आपको कहा था आप इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना कि मैंने तीनों को बराबर लिखा है, कोई किसी से ऊपर या नीचे नहीं है, ठीक है? एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है। लेजिस्लेचर कानून बना रहा है, एग्जीक्यूटिव उसे फॉलो कर रहा है, और ये लोग ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, या फिर सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से फॉलो हो रहा है या नहीं, ये काम देखने का काम है जुडिशरी का। ताकि ये बराबर होते हुए भी एक दूसरे के ऊपर नजर रख सके, चेक एंड बैलेंस, ठीक है?
कोई किसी से ऊपर नहीं, कोई किसी से नीचे नहीं। ठीक है, इस चीज को हम आने वाले चैप्टर्स में और ज्यादा डिटेल तरीके से पढ़ेंगे भी, अभी के लिए इतना काफी है। ठीक है, जब हम अलग अलग पार्ट्स को पढ़ेंगे ना तब और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए क्या बैलेंस के लिए क्या बोल रहे हैं, नो सिंगल इंस्टीट्यूशन अक्वायर मोनोपोली। मोनोपोली का मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी किसी एक को पावर ना मिल जाए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन, हमने यहाँ पे देखा था ना, हमने सब कुछ हॉरिजॉन्टली लिखा है, सबके सब बराबर लिखे हैं, कोई किसी के ऊपर या नीचे नहीं है। राइट बैलेंस बिटवीन द सर्टेन वैल्यूज नॉर्म्स एंड प्रोसीजर एज अथॉरिटेटिव and at the same time allow enough flexibility in its operation to adopt to change needs and circumstances। यानी कि कभी अगर आगे चल के हमें कभी भी चेंजेस की जरूरत महसूस होती है तो हम वो भी करते हैं, और इसी को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, अमेंडमेंट मतलब कुछ भी चेंज। अब देखिए 1950 में क्या उस टाइम पे इंटरनेट था? नहीं था, राइट। वो क्या उस टाइम पे लोग इतने ज्यादा एजुकेटेड, एजुकेशन तो शायद उस टाइम पे भी थी पर उतनी नहीं थी जितनी आज के टाइम पे अवेलेबल है। आज के टाइम पे लोग जितना अपने राइट्स को, अपनी चीजों को समझते हैं, आज के टाइम पे लोग जितना अपने राइट टू लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्या उस समय था? तो चीजों को हमेशा आगे पीछे होते रहना पड़ता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग उस समय भी जानते थे कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है, तो उन्होंने बदलाव को एक सही मायने में राइट बैलेंस दिया है। कुछ इस तरीके से दिया है कि कुछ तो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जिसपे कुछ चेंज नहीं होगा, जैसे कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और हम हमेशा रहेंगे। ठीक है, हमारे देश में इक्वालिटी है, हमेशा रहेगी। ठीक है, हमारे देश में फ्रेटर्निटी है, हमेशा रहेगी। लेकिन फिर भी कुछ टेक्निकल चेंजेस हो सकते हैं, राइट। फोन उस समय नहीं होते थे, आज होते हैं, आज हर किसी के पास फोन है। उस टाइम पे राइट टू स्पीच मतलब राइट टू स्पीच कुछ ऐसा था, या तो आपने बोल दिया या आपने लिख दिया। आज के टाइम पे तो और भी बतेरे तरीके हैं। तो उन सब चीजों को हम सही तरीके से एक्सरसाइज कर पाए, इसके लिए जरूरी है क्या, अमेंडमेंट कर पाना। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारे पास है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बनने का प्रोसीजर कैसा रहा। ठीक है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए एक पहले जब हमारे पास फ्रीडम नहीं थी, राइट, 1946 में आया था एक कैबिनेट मिशन। ठीक है, जो कि हमारी ही डिमांड पर लाया गया था, ब्रिटिश सरकार के थ्रू मिला था हमें, क्योंकि उस समय वही हम पर राज करते थे। उस कैबिनेट मिशन के बल पर हमने बनाई एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो कि बनाई गई थी 1946 दिसंबर में। एंड इस असेंबली में क्या किया गया, इस असेंबली ने कुछ कमिटीज बनाई थी, जिसमें से एक थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिनका मेन काम था कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना। ठीक है, 1947 में ये रेडी हो गई थी। 1949 आई एम सॉरी, ये डेट यहाँ पर इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 26 नवंबर है। ठीक है, 26 नवंबर है, इसको प्लीज करेक्ट कीजिएगा। 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके कंप्लीट हो गया था। एंड 26 जनवरी 1950 को हमने फाइनली इस पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अडेप्ट एंड इनैक्ट कर लिया था। देखिए बहुत सारी चीजें थी जो कि 26 नवंबर 1949 को ही, सॉरी 1949 को ही अडेप्ट हो गई थी, बट ऑफिशियली सब चीजों को 1950 26 जनवरी को अडॉप्ट कर लिया गया था। एंड इसी को फ्रीडम इन रियल सेंस भी माना जा सकता है। देखिए हम कहने को आज़ाद हो जाएं, बट हमारे रूल रेगुलेशन हमारे खुद के ना हो तो हम कैसे आज़ाद हुए, राइट। अगर रूल रेगुलेशन फिर भी किसी और के चल रहे हैं और नाम के ही तो आज़ाद हुए। तो फाइनली हम इन रियल सेंस 26 जनवरी को आज़ाद हुए थे। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है आपके इस एंड के लिए। देखिए अभी यहाँ पे ये चैप्टर खत्म भी होता है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बट अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो चुका था, पूरी तरह से कंप्लीट था, तो भी हमने 2 महीने का टाइम क्यों लिया इसको अडॉप्ट करने में, क्यों 26 जनवरी? इस 26 जनवरी का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, एंड आई होप यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द आंसर। नहीं भी होता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। जो भी कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहें इस पर्टिकुलर टॉपिक को रिलेटेड, आप प्लीज इसके लिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।